बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा स्टूडेंट लेक्चर है वो बायोलॉजिकल मेथड का ही है। इससे पहले हमारे दो लेक्चर जो हैं वो बायोलॉजिकल मेथड पे हो चुके हैं, ठीक है ना। जो लास्ट पे हमारा लेक्चर था उसमें हमने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था कि अदर वेज ऑफ हाइपोथेसिस, यानी कि जो तीन चीज़ें हैं ना स्टूडेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के अंदर। आपने इनको बड़े अच्छे तरीके से समझना है कि एक हाइपोथेसिस कैसे बनाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक थ्योरी कैसे बनती है, फिर उसके बाद एक लॉ कैसे बनता है, ठीक है। हाउ द थ्योरी इज फॉर्म, हाउ द लॉ इज फॉर्म, हाउ द हाइपोथेसिस इज फॉर्म। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इनको आपके देखें, एक तो आपने डेफिनेशन अच्छे तरीके से याद करनी होती है, लेकिन ये भी बताना है, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि थ्योरी बनती कैसे है, लॉ बनता कैसे है, हाइपोथेसिस बनता कैसे है। जिस तरह आप देखें, हाइपोथेसिस को हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने कहा था कि दो मेन तरीके हैं हाइपोथेसिस बनाने के। वो कौन कौन से थे? एक था डिडक्टिव रीजनिंग और दूसरा कौन सा था स्टूडेंट? इंडक्टिव रीजनिंग। फिर उसके बाद हमने एक जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था, एक छोटा सा टॉपिक था अदर वेज ऑफ फार्मिंग द हाइपोथेसिस के। जो दूसरे तरीके हैं, बाज़ दफ़ा उन तरीकों से भी हाइपोथेसिस बनाया जाता है। उनमें कौन कौन से हमने डिस्कस किए थे? 5 डिस्कस किए थे। इमेजिनेशन था, प्रेस्थेटिक प्रेफरेंस था, ठीक है, रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडियाज था, और नंबर 4 क्या था? कंपैरिजन एंड एनालॉजी। और नंबर 5 क्या था स्टूडेंट? कि डिस्कवरी ऑफ वन थिंग व्हाइल लुकिंग फॉर अदर थिंग। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था कि कुछ अदर वे, मेन दो ही तरीके थे बनाने के, डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग। उसके बाद स्टूडेंट हम चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज का यानी कि जो स्टार्ट भी आपने बेशक हेडिंग दे लेनी है कि फॉर्मेशन ऑफ थ्योरी की मैंने हेडिंग दी हुई है, ये आपको नजर आ रही होगी। और ये बायोलॉजिकल मेथड का तीसरा लेक्चर है। हेडिंग आपने कौन सी देनी है? पहले तो आपने क्वेश्चन तो यही है ना कि फॉर्मेशन ऑफ थ्योरी, या फिर आप ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ द थ्योरी इज फॉर्म, एक थ्योरी कैसे बनती है। तो पहली हेडिंग आपने स्टूडेंट देनी है रिगरस टेस्टिंग। रिगरस टेस्टिंग का मतलब होता है बार बार टेस्टिंग, रिपीटेड टेस्टिंग, कि आपने बार बार टेस्ट करना है किसको? हाइपोथेसिस को। दीज वेज, ये अब लिखा हुआ है उस लेक्चर के बाद आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, जो हमने अदर वेज ऑफ हाइपोथेसिस पढ़े थे, कि दीज वेज कैन आल्सो सम टाइम फॉर्म बेसिस फॉर साइंटिफिक हाइपोथेसिस। कि वो ये दीज वेज कौन से हैं जो मैंने आपको 5 बताए हैं? इमेजिनेशन, ठीक है ना, प्रेस्थेटिक प्रेफरेंस, रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडियाज, कंपैरिजन एंड एनालॉजी, एंड डिस्कवरी ऑफ वन थिंग व्हाइल लुकिंग फॉर अदर थिंग। ये वो, और ये जो उसमें लिखा हुआ ना वे। इसके बाद हाइपोथेसिस आर सब्जेक्टेड टू रिगरस टेस्टिंग। जो हाइपोथेसिस बन गया उसको फिर रिगरस टेस्टिंग की जाती है। हाइपोथेसिस किस बेस पे बनाया जाता है? जिस तरह हमने कल भी पढ़ा था कि या फिर एक्सपीरियंस बेस पे बनाया जाता है या फिर बैकग्राउंड का। जिस तरह कल मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं 470, तो मैंने फौरी तौर पे कह दिया कि ये स्टूडेंट बड़ा लायक है। अब ये स्टूडेंट बड़ा लायक है, ये एक हाइपोथेसिस है, ठीक है। अब इसकी रिगरस टेस्टिंग होनी है, बार बार इसको टेस्ट करना है। अब कैसे टेस्टिंग होनी है इसकी? अब उस स्टूडेंट की कैसे टेस्ट करेंगे? जिस तरह आप देखें, मैंने कह दिया यानी कि सेशन के स्टार्ट पे कि ये जो बच्चा आया है ना 10th क्लास में, ठीक है, या फर्स्ट ईयर में, अभी 10th का रिजल्ट नहीं आया, तो मैंने कहा ये स्टूडेंट बड़ा लायक है क्योंकि इसके 9th में 470 मार्क्स हैं। अब उसका क्या होगा कि उसके क्लास टेस्ट होंगे, फिर सेंड अप टेस्ट होगा, फिर बोर्ड एग्जाम होगा, फिर जाके पता चलेगा, क्योंकि जो हाइपोथेसिस है वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो इसलिए क्या किया जाता है? उस हाइपोथेसिस को रिगरस टेस्ट। तो हाइपोथेसिस भी स्टूडेंट आपने याद रखना है। जो मैंने एक एग्जांपल दी है ना आपको कि एक स्टूडेंट को मैंने कह दी कि ये स्टूडेंट बड़ा लायक है। इसके बाद स्टूडेंट जो दूसरी हेडिंग है, मैंने हेडिंग बना दी है आपके लिए ताकि आपको टॉपिक समझने में आसानी हो, लेकिन मटेरियल आपका सारे का सारा वो है टेक्स्ट बुक वाला। इंक्रीज साइंटिस्ट कॉन्फिडेंस, कि जो साइंटिस्ट जो होते हैं उनका कॉन्फिडेंस जो होता है वो बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ अ हाइपोथेसिस टू पॉसिबल फॉल्सिफिकेशन इंक्रीज द साइंटिस्ट कॉन्फिडेंस इन द हाइपोथेसिस व्हेन इट इज नॉट फॉल्सिफाइड। जब ये गलत नहीं होता, यानी रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ हाइपोथेसिस टू पॉसिबल, यानी उसको बार बार टेस्ट किया जाता है। रिपीटेड एक्सपोजर से मुराद क्या है? कि रिगरस टेस्टिंग, बार बार टेस्टिंग की जाती है और उसको जो है आप पहले के गलत साबित करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब वो गलत साबित नहीं होता तो फिर साइंटिस्ट का जो है कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंस जो क्या होता है वो बढ़ जाता है व्हेन इट इज नॉट फॉल्सिफाइड, जब ये गलत नहीं होता। अब जिस तरह देखें ना, अगर क्लास में बंदा किसी जो है क्वेश्चन पूछे, स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन पूछे, ठीक है, तो उसमें अगर कोई क्वेश्चन जवाब ना दे, एक बच्चा अगर उसका जवाब दे देना
तो उसका मतलब अगर जवाब सही माना जाए, टीचर सही मान ले, तो अब उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बड़ा हाई हो जाता है कि पूरी क्लास में जो है ना सर ने सिर्फ मेरी बात को माना है। तो इस तरह बिल्कुल जो हाइपोथेसिस था, ठीक है, जिस तरह हमने एक स्टूडेंट के मतलब कहा कि वो बार बार उसकी टेस्टिंग हो रही है लेकिन वो गलत साबित नहीं हो रहा, तो इससे फिर क्या होगा, साइंटिस्ट का जो कॉन्फिडेंस है वो क्या हो जाता है, अप हो जाता है, यानी कि ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद स्टूडेंट फार्मूलेशन ऑफ फर्दर हाइपोथेसिस, ये हेडिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। फार्मूलेशन ऑफ फर्दर हाइपोथेसिस, एक ही हाइपोथेसिस से मुख्तलिफ हाइपोथेसिस निकलते हैं। बल्कि आप ये भी कह सकते हैं, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी स्टूडेंट बन सकता है कि ये जो एक अच्छा हाइपोथेसिस होता है ना, उससे मजीद अच्छे जो है ना हाइपोथेसिस। वैसे तो ये थ्योरी के मतलब कहा जाता है ना कि जो अच्छी थ्योरी होती है वो प्रोडक्टिव होती है, यानी उसमें से मजीद हाइपोथेसिस निकलते हैं। लेकिन कहूँगा कि जिस तरह मैट्रिक के अंदर जो है ना आपके सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है एक अच्छी हाइपोथेसिस की खुसूसियात, तो उसमें यह भी है कि एक अच्छा हाइपोथेसिस वही होता है जिससे मजीद आगे जो है वो हाइपोथेसिस निकलते हैं। तो फार्मूलेशन ऑफ फर्दर हाइपोथेसिस, लेकिन स्टूडेंट याद रखना ये सारा कुछ आपने किसके अंदर लिखना है, फॉर्मेशन ऑफ थ्योरी के अंदर, कि एक थ्योरी कैसे बनती है। Any hypothesis that is tested again and again without ever being falsified is considered well supported, यानी जो गलत साबित ना और फिर उसको क्या कंसिडर किया जाता है कि वो वेल सपोर्ट, बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, एंड इज जनरली एक्सेप्टेड, और आमतौर पर फिर उसको मान लिया जाता है। दिस में यूज एज द बेसिस फॉर फार्मुलेटिंग फर्दर हाइपोथेसिस, फिर इसको क्या किया जाता है, इससे क्या ये होता है, इससे आगे फिर नए हाइपोथेसिस निकलते हैं। इससे क्या होता है कि नए हाइपोथेसिस निकलते हैं। जिस तरह मैं आपको मिसाल दी थी, मैंने कौन से हाइपोथेसिस की मिसाल दी थी कि ये स्टूडेंट बड़ा लायक है, ये स्टूडेंट बड़ा लायक है, किस बिना पे कि उसके मार्क्स जो है वो 470 थे। अब मैं तो बायोलॉजी का टीचर था, मैंने फिजिक्स वाले टीचर से बात की, तो फिजिक्स वाले टीचर ने कहा कि ये स्टूडेंट सिर्फ लायक ही नहीं है बल्कि ये बहुत हार्ड वर्कर भी है। अब एक और हाइपोथेसिस भी आ गया। जब मैंने केमिस्ट्री वाले टीचर से बात की कि ये स्टूडेंट बड़ा लायक है, तो उसने कहा कि ये स्टूडेंट जो है ये सिर्फ लायक ही नहीं है, ये बड़ा इंटेलिजेंट भी है। अब देखें, इंटेलिजेंट भी हो गया, हार्ड वर्कर भी हो गया, ठीक है ना, इंटेलिजेंट भी हो गया, हार्ड वर्कर भी हो गया, और क्या हो गया, जो मैंने पहले कहा था कि ये बड़ा लाइक स्टूडेंट है। तो अब ये देखें, एक हाइपोथेसिस से मुख्तलिफ हाइपोथेसिस निकल रहे हैं। एक और टीचर से, जब उर्दू वाले टीचर से स्टूडेंट बात की, तो उसने कहा ये बड़ा मुअद्दिब भी है, ये बड़ा अदब भी करता है। अब एक हाइपोथेसिस से मुख्तलिफ हाइपोथेसिस जो है वो निकल रहे हैं। तो इसी तरह बिल्कुल आप कह लें कि फार्मूलेशन ऑफ फर्दर हाइपोथेसिस, कि एक हाइपोथेसिस से आगे दूसरे हाइपोथेसिस निकलते हैं। अब इसको डेफिनेशन जी, डेफिनेशन किसकी है, देयर इज अ सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस सपोर्टेड बाय द रिजल्ट ऑफ मेनी टेस्ट व्हिच इज देन कॉल्ड अ थ्योरी। अब ये थ्योरी की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये सारा इससे पहले जो हमने पढ़ा है स्टूडेंट, वो ये पढ़ा कि एक थ्योरी बनती कैसे है, ठीक है, जिसमें हमने क्या कहा था कि एक हाइपोथेसिस होते हैं, उसकी रिग्रेट टेस्टिंग करनी है, फिर एक हाइपोथेसिस से मजीद टेस्ट। अब ये भी याद रखना कि जब एक हाइपोथेसिस से मुख्तलिफ हाइपोथेसिस निकलेंगे तो उनके भी अलग अलग टेस्ट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई एक हाइपोथेसिस का टेस्ट हो गया तो बस खत्म। उस एक हाइपोथेसिस से जितने भी हाइपोथेसिस निकले हैं, 3 निकले हैं, 4 निकले हैं, तो फिर दोबारा उनको भी जो साइंटिस्ट होते हैं वो उनको भी टेस्ट करते रहते हैं, उनको भी वो चैलेंज के तौर पर लेते हैं। फिर क्या होता है, अब देखें, एक हाइपोथेसिस से क्या बन गई, सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस बन गई। तो अब हम थ्योरी को डिफाइन कर सकते हैं। ये शॉर्ट डेफिनेशन है स्टूडेंट। अगर सिर्फ डेफिनेशन पूछी जाए तो फिर आपने ये बयान करनी कि देयर इज सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस। अब सीरीज तो बन गई ना, कितने ये एक बड़ा लैब स्टूडेंट है, ये इंटेलिजेंट भी है, ये हार्ड वर्कर भी है, ये मुअद्दिब भी है। सीरीज ऑफ, देयर इज अ सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस सपोर्टेड बाय द रिजल्ट ऑफ मेनी टेस्ट। और ये पूरी सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस में यानी कि जो जितने भी हाइपोथेसिस है ये सारे ठीक साबित हो, ये सारे करेक्ट साबित हो। रिजल्ट ऑफ मेनी टेस्ट व्हिच इज देन कॉल्ड अ थ्योरी। देयर इज अ सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस सपोर्टेड बाय द रिजल्ट ऑफ मेनी टेस्ट व्हिच इज देन कॉल्ड अ थ्योरी। तो फिर वो क्या बन जाती है, थ्योरी बन जाती है। इसके बाद स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड थ्योरी, ये भी आप कह लें कि बोर्ड पेपर में अक्सर औकात ये क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का, कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड थ्योरी की जो एक अच्छी थ्योरी होती है उसकी खुसूसियात क्या हैं। तो इसकी स्टूडेंट 3 खुसूसियात हैं कि एक जो गुड थ्योरी होती है वो नंबर 1 पे क्या होती है, प्रीडिक्टिव होती है। क्या स्टूडेंट होती है, प्रीडिक्टिव। नंबर 1 ये पॉइंट लिखा हुआ है, अ गुड थ्योरी इज प्रीडिक्टिव। अ गुड थ्योरी इज प्रीडिक्टिव थ्योरी। एक अच्छी थ्योरी जो होती है प्रीडिक्टिव। प्रीडिक्टिव का मतलब क्या होता है, प्रीडिक्टर का लफ्ज जो है वो ये प्रीडिक्शन से आया हुआ है, ठीक है ना, यानी पहले ही उसकी पेशन गोई कर देना,
यानी कि जो अच्छी थ्योरी होती है वो पहले से ही बता देती है कि ये, यानी पहले ही अंदाज हो जाता है कि ये ठीक होगी, ठीक है ना। अब जिस तरह हमने कह दिया था कि ये बड़ा लाइट स्टूडेंट है, ठीक है, ये मुख्तलिफ सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस थी कि ये बड़ा मुअद्दिब है, इंटेलिजेंट है, ठीक है ना। तो अब उसके मुख्तलिफ पहले ही हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्टूडेंट है ना, ये बोर्ड के अंदर भी इंशाल्लाह अच्छी पोजीशन लेगा, ये बोर्ड एग्जाम में भी अच्छी पोजीशन लेगा। तो जो अच्छी थ्योरी होती है वो क्या होती है, प्रीडिक्टिव होती है, यानी वो पहले से ही आप पहले की पेशगोई कर देती है। नंबर 2, इट हैज एक्सप्लेनेटरी पावर, ये इज नहीं लिखना, इट हैज, इसमें एक्सप्लेनेटरी पावर होती है, यानी अगर इसमें ये अगर ये अब कोई भी साइंटिस्ट जो है वो इसके मतलब कोई क्वेश्चन उठाता है तो उसमें एक्सप्लेन करने की जो है वो पावर होती है, वो अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकता है। नंबर 3, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द गुड थ्योरी इज दैट इट मे सजेस्ट न्यू एंड डिफरेंट हाइपोथेसिस, कि ये जो है मुख्तलिफ आप कह लेंगे सजेस्ट न्यू एंड डिफरेंट, वो तो एक ही हाइपोथेसिस था ना जो सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस, हम कह लेंगे वो एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे थे, लेकिन जो अच्छी थ्योरी होती है वो क्या होती है, वो नए हाइपोथेसिस देती है और डिफरेंट हाइपोथेसिस देती है। अ थ्योरी ऑफ दिस काइंड इज कॉल्ड प्रोडक्टिव थ्योरी, और उस थ्योरी को कहा जाता है प्रोडक्टिव थ्योरी। जिस तरह हम देखें कि ये स्टूडेंट बड़ा लाइक है, ये हमने एक हाइपोथेसिस बनाया था, फिर एक सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस आ गई, अब क्या पता चला एक और राय आ गई, अब ये राय आ गई कि ये सिर्फ यही लायक नहीं है स्टूडेंट, बल्कि इसका तो छोटा भाई भी बड़ा लायक है। अब ये बिल्कुल देखने बिल्कुल अलग थलग एक डिफरेंट, उससे जो है एक नया हाइपोथेसिस आ गया और डिफरेंट आ गया, अब उस पर टेस्टिंग होगी। तो ये जो थ्योरी आप पहले की ऐसी थ्योरी को क्या कहते हैं, प्रोडक्टिव थ्योरी, यानी ये लफ्ज प्रोडक्टिव जो ये प्रोडक्शन से आया हुआ है ना, पैदा करना। जिस तरह मैंने कहा था प्रीडिक्टिव जो पहला वर्ड है, जो पहला पॉइंट है, वो लफ्ज प्रीडिक्शन से पेशगोई करना। इसके बाद स्टूडेंट है, ये अब थ्योरी यहाँ पे खत्म हो गई। जिस तरह हमने पहले थ्योरी के मुतालिक पढ़ा कि एक थ्योरी बनती कैसे है, ठीक है, फिर उसके बाद हमने थ्योरी को डिफाइन किया, फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड थ्योरी पढ़ ली, फिर इसके बाद स्टूडेंट फॉर्मेशन ऑफ साइंटिफिक लॉ, एक साइंटिफिक लॉ कैसे बनता है, या फिर इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है हाउ द साइंटिफिक लॉ इज फॉर्म्ड, एक साइंटिफिक लॉ कैसे बनता है, अब इसको हमने पढ़ना है। तो सॉरी, ये थ्योरी की एग्जांपल भी दी हुई है, मैंने लिखी हुई है, बुक के अंदर तो नहीं लिखी हुई थी। एक सेल थ्योरी की मैंने एग्जांपल लिखी है और एक मैंने लिखी है प्रेशर फ्लो थ्योरी की एग्जांपल। सेल थ्योरी हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़नी है और प्रेशर फ्लो थ्योरी है ये चैप्टर नंबर 14 के अंदर, लास्ट चैप्टर के अंदर हमने पढ़नी है। इसके बाद ये साइंटिफिक लॉ, हाउएवर इवन इन द केस ऑफ प्रोडक्टिव थ्योरी, यानी कि थ्योरी कौन सी अच्छी होती है, प्रोडक्टिव थ्योरी, द टेस्टिंग गोज ऑन, टेस्टिंग को जारी रखा जाता है। इन फैक्ट मैनी साइंटिस्ट टेक इट एज ए चैलेंज, और काफी ज्यादा जो साइंटिस्ट होते हैं वो इसको चैलेंज के तौर पे लेते हैं, एंड एग्जर्ट इवन ग्रेटर एफर्ट टू डिस्प्रूव द थ्योरी, और अपना पूरा जोर लगा देते हैं इसको गलत साबित करने की। ये बिल्कुल इसी तरीके से है जिस तरह हमने कहा था कि ये स्टूडेंट बड़ा लायक है। अब लाजिम बात है जो उसके बिल्कुल आप इस तरीके से आप समझ लें कि जो उसके अपने दोस्त होते हैं या उसके जो आपके लिए करीबी होते हैं वो बहुत ज्यादा उससे हसद करते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हसद करते हैं, और फिर जो है वो क्या करते हैं उसकी, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उन बच्चों ने जो उससे हसद करने लग गए कि इसकी बहुत ज़्यादा तारीफें हो रही हैं, तो उन्होंने जो क्या किया कि उन्होंने टीचर के कान भरने शुरू कर दिए, मुख्तलिफ टीचर के कान भरने शुरू। उन्होंने क्या, कौन से कान कैसे भरे कि ये ठीक है जी साडी ये लायक होगा, मुअद्दिब भी होगा, लेकिन क्या कि जब ये घर जाता है ना, ठीक है, तो ये घर से एकदम शाम टाइम निकलता है और रास्ते में जो है ना ये सिगरेट पीता है। अब टीचर के मुतालिक टीचर को क्या हो गया, शक हो गया, ठीक, टीचर को क्या हो गया कि शक हो गया। उन्होंने टीचर ने मजीद इस पे क्या करनी चाहिए, इस पे रिसर्च करना शुरू कर दी, यानी इसको फिर चैलेंज के तौर पे ले लिया। इसको वो टीचर जो थे जो इसके मतलब अच्छी राय रखते थे, उन्होंने इनको इस स्टूडेंट को शक की नजर से देखना शुरू कर दिया। अब देखें, शक की नजर से देखना शुरू कर दिया, और इसकी मैंने डेफिनेशन देखे, डेफिनेशन में ये बात आएगी शक वाली, if a theory survives skeptical approach and continues to be supported by experimental evidence, it become a scientific law, ठीक है ना। अब एक थ्योरी थी, उसने मुख्तलिफ जो प्रोडक्टिव थ्योरी होती है उस आगे नए हाइपोथेसिस भी देती है कि अगर ये थ्योरी बच जाए, कौन सी अप्रोच से, साइंटिस्ट की कौन सी अप्रोच से, सर्वाइव स्केप्टिकल अप्रोच। अब मैंने कहा ना जिस तरह कि वो टीचर को शक हो गया था, अब साइंटिस्ट को क्या हो गया, शक हो गया, वो कहते हैं कि जो अब इसको हम गलत साबित कर लेंगे इस थ्योरी को। तो ये बिल्कुल स्केप्टिकल अप्रोच कौन सी होती है, शकूक को शुबहात भरी जो अप्रोच होती है ना, सोच होती है, उसको कहते हैं स्केप्टिकल अप्रोच एंड कंटिन्यू। लेकिन वो इस सोच में भी
इस कोशिश में भी उन्होंने चैलेंज के तौर पे लिया, शकूक अपना शक की नज़र से देखा, लेकिन फिर भी जो है सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, फिर भी एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट था उसके हक में है, उस थ्योरी के हक में है, तो फिर इट बिकम अ साइंटिफिक लॉ, फिर ये जो है साइंटिफिक लॉ बन जाता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपने लिखना है कि हाउ द साइंटिफिक लॉ इज फॉर्म, या फिर अगर ये पूछ ले कि डिफाइन द साइंटिफिक लॉ, तो आपने ये सारा डिफाइन करना है। इसके बाद इसकी स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन दी हुई है, या फिर एक्सप्लेनेशन कह लें, या फिर आप कह लें कि इसी तरह जिस तरह हमने लिखा था कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड थ्योरी, तो इस तरह आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉ का साइंटिफिक लॉ कह सकते हैं कि एक साइंटिफिक जो लॉ होते हैं उसकी खुसूसियात, तो या फिर एक्सप्लेनेशन लिख लें। तो इसमें कुछ पॉइंट है। A scientific law is uniform or constant fact of nature। ये यूनिफॉर्म होता है और constant fact of nature होता है, यानी यूनिफॉर्म पूरी दुनिया में इसको माना जाता है, और ये यानी कि क्या होता है, constant fact of nature होता है, यानी कुदरत में इसको यानी कि माना जाता है। जिस तरह आप देखें कि मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो है ना सूरज मशरक में सूरज मशरक से निकलता है, सूरज मशरक से निकलता है। अब ये एक लॉ है, ठीक है, पाकिस्तान में बिल्कुल ये माना जाता है, बिल्कुल, यानी कि नेचर भी इसको यानी कि मानते हैं कि बिल्कुल जो सूरज जो है वो मशरक से निकलता है। इट इज वर्चुअली एन इररिफ्यूटेबल थ्योरी, वर्चुअली इररिफ्यूटेबल थ्योरी, इररिफ्यूटेबल मतलब नाकाबिले एतराज, ठीक है, यानी इस पे एतराज नहीं उठाया जा सकता। इट इज वर्चुअली मतलब होता है ज़हनी तौर पर, यानी ज़हनी तौर पर इस पे इतराज नहीं उठाया जा सकता। हो सकता है आप आगे कहीं 100 साल बाद 200 साल बाद कोई इसमें चेंज आ सकते, लेकिन ज़हनी तौर पर हम इसको क्या किया जाता है कि ये एक इररिफ्यूटेबल नाकाबिले थ्योरी, इसको नाकाबिले इतराज थ्योरी इसको माना जाता है। नंबर 3 स्टूडेंट, ये पॉइंट जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी इज शॉर्ट इन लॉ बिकॉज ऑफ इलूसिव नेचर ऑफ लाइफ। बायोलॉजी में लॉज जो है ना ये बहुत कम होता है स्टूडेंट, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ इलूसिव नेचर ऑफ लाइफ। इलूसिव नेचर ऑफ लाइफ से मुराद क्या है कि वो इस वजह से होता है कि लाइफ जो है ना स्टूडेंट चेंज हो रही है, लाइफ मुसलसल चेंज हो रही है। आपको पता है ये हम अपना पढ़ते हैं सेकंड ईयर की बायोलॉजी में एवोल्यूशन का चैप्टर, कि एवोल्यूशन हो रही है, चेंजेस आ रही हैं, वैसे भी चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, और एवोल्यूशनरी चेंजेस भी आ रही हैं। एवोल्यूशनरी चेंजेस तो उनको कहते हैं ना जिससे एक स्पीशीज चेंज हो जाए। तो इन चेंज होने के, लाइफ के चेंज होने की वजह से, क्योंकि बायोलॉजी में हम लाइफ को स्टडी करते हैं, तो इसलिए फिर बायोलॉजी में लॉ जो होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, एमसीक्यू के लिहाज से, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये पूछा जा सकता है। लॉज आर इवन मोर जनरल देन द थ्योरी एंड afford ensures to even more complex questions, therefore there are relatively a few law in biology। ये मैं दोबारा पढ़ देता हूँ स्टूडेंट कि लॉज आर इवन मोर जनरल, ये बहुत जनरल होते हैं, यानी बहुत आप कहें ना जनरल देन थ्योरी, ये थ्योरी से ये बहुत जनरल होते हैं। अब इसको पॉइंट को आपने किस तरह समझना है कि यानी कि ये बहुत शॉर्ट होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट, शॉर्ट। अब जिस तरह मैं आपको बताऊँ ना कि न्यूटन का लॉ कि एवरी एक्शन हैज रिएक्शन, अब ये बड़ा शॉर्ट सा है कि हर अमल का एक रद्द अमल है। कितना ये शॉर्ट है, लेकिन इसमें जो एक्सप्लेनेटरी पावर है बहुत सारी ये इसमें ज्यादा है, लेकिन है बहुत जनरल। क्या लॉ है कि एवरी एक्शन हैज रिएक्शन, हर अमल का एक रद्द अमल है। तो ये बहुत जनरल होते हैं, बहुत सारे, एंड फॉर एंश्योर टू इवन मोर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, और ये इंश्योर करते हैं, यानी कि जितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो, पेचीदा हो, उसका ये जवाब दे लेते हैं, जवाब इसमें से आ जाता है इस लॉ से। देयरफॉर देयर आर रिलेटिवली अ फ्यू लॉज इन बायोलॉजी, इसलिए यानी क्या होता है कि बायोलॉजी के अंदर जो लॉज हैं वो क्या है, वो बहुत कम है। वो क्या है, क्यों कम है, क्योंकि इलूसिव नेचर ऑफ लाइफ, इसका आंसर पहले ही आ चुका है कि लाइफ जो है वो चेंज हो रही है। एग्जांपल इसकी स्टूडेंट क्या है लॉज की, हार्डी-वेरबर्ग लॉ है, या फिर मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। अच्छा, इसके बाद ये मैंने थ्योरी की एग्जांपल आपको बता दी, हाइपोथेसिस की भी ये एग्जांपल मैंने लिख दी है स्टूडेंट। एक वेंट्स हाइपोथेसिस लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, वेंट्स हाइपोथेसिस। ये होता है ना कि जो लाइफ का आगाज हुआ है ये गर्म पानी से हुआ है, गर्म पानी की चश्मे से हुआ है, ये तो इसके मतलब एक हाइपोथेसिस है, वेंट हाइपोथेसिस। दूसरा हाइपोथेसिस है किस तरह एक प्रोकैरियोट जो है वो यूकैरियोट में चेंज होगा है, उसको क्या कहते हैं, एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस। तो उम्मीद है स्टूडेंट ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, ये हमारा बायोलॉजिकल मेथड जो है वो मुकम्मल हो गया है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।